हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो जो पक्षी होते हैं, अगर उनको हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, उन्हें सारी सुख सुविधाएं देते हैं, फिर भी वो पिंजरे में बंद रहकर क्यों नहीं रहना चाहते। तो आंसर होगा कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं होती है। वहाँ वो उड़ नहीं सकते, एक पिंजरे के अंदर उनको बैठे रहना होता है। तो वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, या कड़वी निगोरियाँ होती हैं उनको खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना, ये सब उनको पसंद होता है। तो यही वजह है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी जो पक्षी होते हैं वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो वहाँ पर आज़ादी जो है उसको महसूस नहीं करते। उनको लगता है कि वो परतंत्र हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जो पक्षी हैं वो आज़ाद रहकर कौन कौन सी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। जैसे वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुले आसमान में उड़ें और जितनी मर्जी से चाहें वो आसमान में उड़ सकें। तो नदी झरनों का वो बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, और नीम के पेड़ की जो कड़वी निगोरियाँ होती हैं उनको वो खाना चाहते हैं, और पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर वो झूलना चाहते हैं। और वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। क्षितिज मिलन मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो कहलाता है क्षितिज। तो वो इतनी दूर जाना चाहते हैं कि ऐसा लगे कि जो क्षितिज मिलन है वो उन्होंने कर लिया हो, देख लिया हो। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका क्या भाव है, इसका क्या आशय है। तो इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता, या फिर क्या होता, मेरा प्राण अंत हो जाता, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर कवि का कहना यही है कि अगर मैं आज़ाद होता, तो पक्षी के माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि अगर मैं आज़ाद होता तो मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था। जो क्षितिज है उसको भी मैं क्या करता, देखता, वहाँ पर भी जाता मैं, उससे मेरी होड़ होती, और मैं अपने छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता, या फिर मेरा अंत हो जाता, मेरे प्राण निकल जाते। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कई लोग पक्षी पालते हैं, तो पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो बहुत से लोग होते हैं जो पक्षी पालते हैं, तो आपके नज़र में पक्षियों को पालना ठीक है कि नहीं। तो आंसर होगा कि हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं। तो उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। इसलिए पक्षियों को पालना ठीक नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करते रहना चाहिए। उन्हें हमें बंद नहीं करना चाहिए पिंजरे में, उनको आज़ादी से घूमते रहने देना चाहिए। तो उन्हें वहीं पर प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनको उड़ना पसंद होता है। अगर हम उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनकी आज़ादी छिन जाती है। तो उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद बिल्कुल आज़ाद रूप से घूमते रहने देना चाहिए, और उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो हमारी नज़र में तो ये गलत है कि पक्षियों को पालना ठीक है। तो पक्षियों को पालना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए, वहीं उनको प्रसन्नता मिलती है।
फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कोई कभी पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो आंसर होगा कि हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने तोता पाला था। तो उस तोते को वो मेले से ख़रीद कर लाए थे। तो उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई होती थी, एक कटोरी में पानी पीने के लिए रखा जाता था और खाने के लिए उनको चने दिए जाते थे। इसके अलावा जो तोता होता था उसको मौसमी फल जो होते हैं, मौसम के जो फल होते हैं और मिर्च भी खाने को दी जाती थी। तो मेरा जो पड़ोसी है वो घंटों उस तोते से बात किया करता था और उसे लेकर उसे पार्क भी घुमाने ले जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम याद कर लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। उसको ऐसा लगता था कि मैं पिंजरा खोल दूंगा और वो आज़ाद हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अब तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो आंसर होगा कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उसकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, उड़ना। तो पिंजरे में बंद करके हम उनकी जो स्वतंत्रता है उसको छीन लेते हैं, उनको पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। तो पक्षी जो हैं वो क्या करते हैं, आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी। यदि टिड्डे नहीं होंगे तो घास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो इस तरह से जो आहार श्रृंखला है वो नियमित होती है। तो पक्षियों को हमें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो आंसर होगा कि यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए कैसी हैं, घातक हैं। क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण जो विषैली गैसें होती हैं और प्रदूषित जल होता है वो पक्षियों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों और हरियाली वाले जो इलाके हैं उनको काटा जाता है और भवन बना दिए जाते हैं। तो वो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो लोग क्या करते हैं, मकान बनवाने के लिए वनों को काट देते हैं और हरियाली वाले जो इलाके हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, वहाँ पर भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का जो आश्रय स्थल है वो समाप्त हो जाता है। जहाँ पर पक्षी रहते हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाता है, जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। तो ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनको बहुत मुश्किलें आती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि जो धुआं है उसको किस तरह से निकाला जाए और जो प्रदूषित जल है वो भी प्रदूषित ना हो। तो फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाना चाहिए और धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करना चाहिए। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसमें यही कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, जो पेड़ पौधे हैं उनको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इससे जो पक्षी हैं उनको बहुत अधिक
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पक्षी होते हैं उनसे क्या होता है, आहार श्रृंखला भी प्रभावित होती है। जगह अगर पक्षी नहीं होंगे तो आहार श्रृंखला भी प्रभावित होगी, क्योंकि सभी एक दूसरे को खाते हैं। जो चीज़ नष्ट नहीं होगी फिर क्या होगा, वो बहुत अधिक ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ लगाएं और अपने भवनों का निर्माण करने के लिए हम पेड़ पौधों को ना काटें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, रहने का स्थान बनाया है, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। तो आपने घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी के लिए अपना उसका आवास बनाया है ताकि पक्षी यहाँ पर रह सके, लेकिन आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है या आप घर बदलते हैं, तो आप उसके लिए जो पक्षी है उसके लिए किस तरह का प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। तो आंसर होगा कि यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया और किसी वजह से हमें घर बदलना पड़ जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे जो अंडे हैं उससे बच्चे ना निकल आएँ और पक्षी उन्हें उड़ना ना सिखा ले, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हो तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर उनसे हम अनुरोध करेंगे कि घोंसलों को वो यथावत रहने दें, वैसे ही रहने दें, उनको छेड़े ना और उनका ध्यान रखें ताकि जो अंडे हैं वो सुरक्षित रहें, अंडों को हाथ ना लगाए कोई। हम उनको बता देंगे कि यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं तो अंडों को कोई हाथ ना लगाए, पक्षियों का घोंसला है उनको परेशान ना किया जाए। तो आने वाले जो नए सदस्य हैं उनको हम आगाह कर देंगे। तो इस तरह से हम जो पक्षी हैं उनको, उनके घोंसले को, उनके अंडे को बचा सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्वर श्रृंखला और लाल कलर में रेखांकित शब्द जो हैं वो क्या हैं, गुणवाचक विशेषण हैं। तो कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो जैसे स्वर श्रृंखला, उसी तरह से और भी जो शब्द हैं वो हैं कनक तिलियाँ और कटुक निबोरी तारक अनार। कनक तिलियाँ और कटुक निबोरी और तारक अनार। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जो बीच में चिन्ह लगा है उसको हम कहते हैं सामासिक चिन्ह। इससे पता चलता है कि जो भूखे प्यासे है उसमें और छिपा हुआ है, भूखे और प्यासे। तो इस प्रकार के 10 से अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो आपको ऐसे शब्द बनाने हैं जिसके बीच में और आता है, जैसे कि हम कहते हैं सुबह और शाम, दाल और रोटी। तो दाल रोटी, अन्न जल, सुबह शाम, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, सुख दुख, तन मन, दिन रात, दूध दही, कच्चा पक्का। तो दाल रोटी जो है उसके बीच में हम कहेंगे दाल और रोटी, अन्न और जल, सुबह और शाम, पाप और पुण्य, राम और लक्ष्मण, सुख और दुख, तन और मन, दिन और रात, दूध और दही, कच्चा और पक्का। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। कुछ हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो भी करके देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है आपका कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है। तो 3-4 नाम दिए होंगे तो आपको सही पर निशान लगाना है। तो जैसे भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, याशिम मंगल सिंह, सुमन, महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं शिव मंगल सिंह, सुमन। फिर अगला प्रश्न है पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं, नदी का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, या पिंजरे में रखी कटोरी का जल। तो जो पक्षी होते हैं उनको कौन सा जल है जो अच्छा लगता है। तो जो पक्षी होते हैं उनको नदी झरनों का जल है वो अच्छा लगता है, उसको पीना वो पसंद करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है बंधन किसका है। तो बंधन स्वर श्रृंखला का है। फिर लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी। पहला है क्षितिज की सीमा मिल जाती, या सांसों की डोरी तन जाती,
यह दोनों बातें ही हो सकती थी या कुछ नहीं होता। तो लंबी उड़ान भरने से बहुत दूर तक जाने से क्या होता, बहुत दूर तक जाने से ये दोनों बातें हो सकती थी। क्षितिज की सीमा मिल जाती या तो, या सांसों की डोरी तन जाती, मृत्यु हो जाती। आपका अगला प्रश्न है कि पक्षी क्यों व्यथित हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं क्योंकि वे बंधन में हैं, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयाँ छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुनने में असमर्थ हैं, या ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है। तो आपका उत्तर होगा चौथा वाला, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ठीक है। क्योंकि वो बंधन में है, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयाँ छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुनने में असमर्थ हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।